नमस्ते। बातचीत के हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। इस समय कई सारे ऐसे अहम मुद्दे हैं जिन पर बात होनी चाहिए। हो सकता है उनमें से कुछ मुद्दों पर आपको कई जगह पर बात सुनने को भी मिल रही हो, लेकिन हर मुद्दे के जो है वो कई सारे एंगल भी हैं इस समय, खास करके अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर और हरियाणा में, चूंकि वहां पर चुनाव अनाउंस्ड है। इसके अलावा महाराष्ट्र में जो भी गतिविधियां हो रही हैं, चाहे वो शरद पवार को जेड प्लस सिक्योरिटी मिलने की बात हो या अजीत पवार साहब का महायुति से अलग थलग पड़ जाना, दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे पर भी अब भारतीय जनता पार्टी को भरोसा न रहना, इसके अलावा देवेंद्र फडणवीस को लेकर के दिल्ली में हो रही तैयारियां, तो ये ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो इस समय सीधे सीधे अगर हम कहें तो सियासत के ऊपर असर डाल रहे हैं। लेकिन कई मुद्दे ऐसे भी हैं जो न केवल संस्थाएं बल्कि आम लोगों को भी प्रभावित करने वाली हैं। ऐसे कई मुद्दों पर जो सवाल हैं, बहुत सारी बातें हैं, वो होंगी। हमारे साथ अखिल स्वामी सर मौजूद हैं, जैसा आप देख पा रहे हैं। सर, स्वागत है आपका। अखिल सर, मैं शुरुआत करूं जो इस समय चुनाव वाली जो बात हो रही है, बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही है। हरियाणा के अंदर अलग गतिविधियां देखने में मिल रही हैं, जम्मू कश्मीर की अलग गतिविधियां देखने को मिल रही हैं, महाराष्ट्र में भी गतिविधियां, भले भी चुनाव अनाउंस नहीं है लेकिन वहां भी शुरुआत बहुत तगड़ी हो गई है। जिस तरीके से एक तरफ विनेश फोगाट खड़ी हैं, उसको लेकर के भाजपा बैकफुट पर दिख रही है। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी और नेशनल और जब गठबंधन में आ जाती है कांग्रेस पार्टी वहां पर जाकर के निका के साथ, उसके बाद लगातार भाजपा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है जगह जगह पर। और वो भाजपा जो महबूबा मुफ्ती के साथ मिलकर के सरकार बना चुकी है, चला चुकी है, वो इस गठबंधन पर सवाल उठा रही है। उधर महाराष्ट्र में शरद पवार साहब को जेड प्लस की सुरक्षा दे दी गई है, साथ ही साथ अजीत पवार साहब बेहद अस्थिर दिखाई दे रहे हैं। तो ये तमाम जो सियासी गतिविधियां हैं, भाजपा में एक बड़ी बौखलाहट दिख रही है, एक भगदड़ भी दिख रही है। क्या समझा जाए इसको? नहीं समझा ये जाए, राम प्रकाश जी, पहले तो जय संविधान। समझा ये जाए कि भारतीय जनता पार्टी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ये जो हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव हैं और उसके बाद झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव हैं, ये बुरी तरह से हारने वाली है। पिछले 10 साल में पहली बार मैं ये देख रहा हूं, आप भी देख रहे होंगे। पहले जब कहीं पब्लिक इकट्ठा होती थी और वहां पे कोई आदमी मोदी जी के खिलाफ बोलता था तो लोग उसको घेर लेते थे, और एक आदमी अकेला और 20-25 लोग उसको चारों तरफ से घेर लेते थे। आज के तारीख में स्थिति बिल्कुल उलट गई है। आज के तारीख में अगर 20 लोग खड़े हैं और कोई आदमी मोदी जी या खट्टर जी या एकनाथ शिंदे जी या जो अजीत पवार को किस प्रकार से तोड़ा और एकनाथ शिंदे को कैसे तोड़ा, ये सारी चीजों की बात करके उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करता है तो भीड़ उस पर टूट पड़ती है। ये एक पूरा चेंज हो गया है एनवायरनमेंट में। अच्छा, जो अटल जी की सरकार थी वहां पे फारूक अब्दुल्ला मंत्री रहे, और नागालैंड के अंदर क्या स्थिति, और आपको याद होगा जब मोदी जी, आपने वो फोटो आपके पास होगी शायद, जब मोदी जी कश्मीर गए थे तो वहां पे ये पीडीपी के नेताओं के साथ बैठे थे और सामने झंडा था कश्मीर का, हिंदुस्तान का झंडा भी था और कश्मीर का झंडा भी था। आपत्ति नहीं की कि ये झंडा यहां मत रखो। नागालैंड के लिए भी उन्होंने एक समझौता कर लिया और नागालैंड को स्वायत्तता के नाम पे पता नहीं क्या कुछ दे दिया। तो असली मुद्दा यह है कि इस समय चुनाव में हर स्टेट के अंदर, बल्कि हरियाणा में मैं बैठा हुआ हूं, हरियाणा के अंदर तो इतनी बुरी स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी की इतनी बुरी स्थिति है कि यहां मैं अभी कह रहा था, कुछ दिन पहले मैंने कहा था कि 60 सीटें कांग्रेस को मिलेंगी, और ये इंटरनेट सर्वे भी कांग्रेस का कह रहा था, बीजेपी का भी कह रहा था और सी वोटर सर्वे भी कह रहा था। अब मुझे लगता है जिस प्रकार से हवा बदल रही है, कहीं ऐसा ना हो कि भारतीय जनता पार्टी 2-3 सीटों पे सिमट जाए। और जो चौधरी देवीलाल के जमाने में एक रिकॉर्ड उन्होंने बनाया था, जब 85 सीटें 90 में से चौधरी देवीलाल जीते थे, इस बार कहीं ऐसा ना हो वो रिकॉर्ड टूट जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को कोई ऑडियंस नहीं मिल रहा है, कोई उनकी बात को सुन नहीं रहा है, और पूरी की पूरी जनता जो है बेरोजगारी से, हरियाणा की जनता और महंगाई से इतनी ज्यादा परेशान है कि आज के तारीख में भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के समर्थन में बात करने की हिम्मत कोई जुटा नहीं पा रहा है। सर, जिन एजेंसियों को कहा जाता था कि ये तो सत्ता के साथ, वर्तमान सत्ता के साथ चलने वाली हैं, उन्हीं के द्वारा फिलहाल पोषित हो रही हैं, इसीलिए सर्वेस दिखा रही हैं,
उन एजेंसियों का सर्वे भी ये कहने लगा है कि हरियाणा में और साथ ही साथ विधानसभा चुनाव में भाजपा की जमीन जो है वो खिसकती जा रही है। और बेरोजगारी की बात आपने की, वही एजेंसी ये भी कह रही है कि हरियाणा में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। तो ये जो सारी स्थितियां पैदा हो रही हैं, इसकी वजह से जो चुनाव है उसके अभियान में जिस तरीके से भाजपा जुटती थी वो देरी दिखाई दे रही है कि भाजपा चुनाव प्रचार नहीं कर पा रही है। सीएम साहब को लोग गांव में नहीं घुसने दे रहे हैं, ऐसे हालात भी हरियाणा में हैं। बिल्कुल हैं। देखिए, आज के तारीख में भारतीय जनता पार्टी के लोग और जजपा के लोग, सबसे बड़ी बात है कि जननायक जनता पार्टी चौधरी देवीलाल के पौत्र की पार्टी और उस परिवार की पार्टी के लोगों को गांव के अंदर जो उनका गढ़ हुआ करता था, एक जमाना था कि भारतीय जनता पार्टी तो वजूद में नहीं थी, ये लोकदल और चौधरी देवीलाल और कांग्रेस के बीच की लड़ाई हुआ करती थी। आज की स्थिति यह है, जजपा के अब तो शायद 2 ही विधायक बचे हैं जजपा के बाद, बाकी सबने पार्टी को छोड़ दिया है। अच्छा, जजपा का न होना और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का सीधा मुकाबला होना और खट्टर सरकार की बिल्कुल जैसे खड्डा नीति उन्होंने अपनाई थी और सैनी साहब लाए, पता नहीं अगर राव इंद्रजीत सिंह को शायद अगर ये मुख्यमंत्री बना देते तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति शायद कुछ बेहतर होती। आज के तारीख में इनका न ये मोदी जी को बुलाने वाले हैं, न ये अमित शाह को बुलाने वाले हैं और इतनी बुरी हार होने वाली है जिसकी कल्पना शायद राजनीतिक इतिहास में किसी ने न की होगी। मोदी जी को सर संगठन बुला नहीं रहा है कि मोदी जी जा नहीं रहे? बुला नहीं रहा है, उनको मना कर रहा है। और ये जो अध्यक्ष चुने जाने वाले हैं वहां भी मोदी जी को की सुनवाई नहीं हो रही है, इसीलिए वो पोलैंड और यूक्रेन जाके घूम रहे हैं और वहां के नेताओं को झप्पी लग रहे हैं। अरे बताइए, झप्पी लगना जो है ये भारतीय संस्कृति और सभ्यता है क्या? हमें तो बड़ा झेप आती है जब कोई हमारे झप्पी लगता है, हमको बड़ा खराब लगता है, क्योंकि हम लोगों के संस्कारी प्रणाम करने के हैं, नमस्कार करने के हैं और पैर छूने के हैं। वो तो महाराज जो है वो जाके ऐसा झप्पी लगते हैं जैसे अमेरिका में पैदा हुए हैं। जी सर, अब हम हरियाणा से थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं। हालांकि हरियाणा में बहुत मुद्दे हैं, अभी फिर लौटूंगा मैं हरियाणा की तरफ। जरा महाराष्ट्र की बात थोड़ी सी कर लें सर। महाराष्ट्र में शरद पवार साहब को जेड प्लस सिक्योरिटी दे दी गई जब चुनाव, हालांकि पहले से ही बात हो रही थी कि चुनाव अनाउंस होंगे, लेकिन हुआ नहीं साथ में हरियाणा के। तो शरद पवार साहब को जेड प्लस की सिक्योरिटी दी गई। एक तो मैं इस पर समझना चाहता हूं आपसे कि ये जेड प्लस सिक्योरिटी के पीछे की वजहें क्या हैं? कोई नया थ्रेट तो आया नहीं? क्या शरद पवार साहब महाविकास अघाड़ी से बाहर जाने वाले हैं या फिर माहौल बनाया जा रहा है भाजपा की तरफ से, सरकार की तरफ से कि शरद पवार साहब की साठगांठ हमारे साथ चल रही है और वहां महाराष्ट्र की ताकि जनता कंफ्यूज हो जाए? नंबर 1। नंबर 2, जिस तरीके के हालात महायुति के अंदर बने हुए हैं, क्या उस पर पर्दा डालने के लिए भी शरद पवार साहब को जेड प्लस दिया जा सकता है? देखिए, पहली बात तो यह है कि जेड प्लस सिक्योरिटी शरद पवार जी को इसलिए दी गई है, जो उनका मकसद था रामप्रकाश जी आप पूरा कर रहे हैं, आप उसको डिस्कस कर रहे हैं। दे वांटेड टू क्रिएट ए कंफ्यूजन इन महाविकास अघाड़ी, तो एक कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। अब आप लोग उस मुद्दे पे डिस्कस करेंगे जिसका कोई औचित्य नहीं है। देखिए, शरद पवार बहुत पुराने तपे तपाए नेता हैं, उनको नब्ज पता है, मौसम वैज्ञानिक है, उनको पता है कि हवा किधर बह रही है। आज के तारीख में वो चंपई सोरेन नहीं है। चंपई सोरेन जैसे वयोवृद्ध नेता को जो शिबू सोरेन के साथ रहे, उनको तो भारतीय जनता पार्टी ने बेवकूफ बना दिया, उनको पपलू बना दिया और उसके बाद उनको खेल से बाहर कर दिया। वही स्थिति शरद पवार नहीं होने देंगे। शरद पवार 100% पूरी तरह से मजबूती से महाविकास अघाड़ी के साथ हैं और उसमें वो जो कंफ्यूजन क्रिएट करना चाह रहे हैं, जो एक नैरेटिव चेंज करना चाह रहे हैं जिससे आप लोग गलत नैरेटिव में चले जाएं, उस मकसद से शायद वो कामयाब हो रहे हैं। सर, लेकिन हम तो ये डिस्कस ही इसीलिए कर रहे हैं कि ये चीजें क्लियर होती रहें कि भाई देखो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सर, एक चीज और, उद्धव ठाकरे साहब कह रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री का चेहरा अनाउंस होना चाहिए। शरद पवार साहब ने ये बात साफ कर दिया कि एनसीपी से कोई भी मुख्यमंत्री बनने को तैयार नहीं है, इसलिए हम मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं देंगे। बाकी लोग सामने रख दें भाई। पहले उद्धव ठाकरे ने कहा था कि एनसीपी और कांग्रेस जो नाम आगे करेगी शिवसेना उसको समर्थन कर देगी। अब शरद पवार साफ किनारे हो गए, उन्होंने कहा भाई एनसीपी से कोई मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता है, बाकी लोग अपना डिसाइड कर लें। तो अब तो फिर कांग्रेस के पाले में गेंद आ गई है, तो ऐसे में क्या कांग्रेस उद्धव ठाकरे के नाम का समर्थन कर सकती है? देखिए, फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है।
कोई जी पाले में गेंद नहीं आई है कांग्रेस की। और कांग्रेस में राहुल गांधी से जब उद्धव ठाकरे मिले हैं, राहुल गांधी ने स्पष्ट रूप से उनके कह दिया है इलेक्शन के पहले नाम डिक्लेयर करने से भारतीय जनता पार्टी को एडवांटेज मिल जाएगा, इसलिए हम नाम डिक्लेयर नहीं करेंगे, लेकिन चुनाव के बाद उद्धव ठाकरे ही प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। ये राहुल गांधी ने उद्धव ठाकरे से क्लियर कर दिया है। क्योंकि देखिए, हर तरह के सेक्शंस होते हैं सोसाइटी के अंदर। कुछ उद्धव के समर्थक हैं, उद्धव के विरोधी हैं, कांग्रेस समर्थक हैं, कांग्रेस के विरोधी हैं। तो भैया, जैसे हरियाणा के अंदर शैलजा अपने लोगों को मोबिलाइज कर रही हैं, हुड्डा जी अपने लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि उनके सपोर्ट बेस आपस में कंफ्लिक्टेड इंटरेस्ट में है। वो स्थिति महाराष्ट्र के अंदर है। तो ये केवल एक नौटंकी हो रही है। उस नौटंकी के बाद ये बात बिल्कुल पक्की है, अंत में कांग्रेस भी चाहे ज्यादा सीटें जीते महाराष्ट्र के अंदर, जिसकी संभावना है, क्योंकि पार्लियामेंट में सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट अगर किसी का रहा है तो एनसीपी का रहा और कांग्रेस का रहा है। उद्धव ठाकरे का और बीजेपी का स्ट्राइक रेट खराब रहा है। लेकिन इसके बावजूद महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे ने कोविड पीरियड में जिस प्रकार से सरकार चलाई थी, अच्छी सरकार चलाई थी, और जिस प्रकार से हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं, वो उपयुक्त कैंडिडेट हैं। शरद पवार ने भी क्लियर कर दिया है और राहुल गांधी ने भी क्लियर कर दिया है। लेकिन नाना पटोले जो एक बैकवर्ड नेता है, उनकी जो एक अपने वोट बैंक को संगठित करने का प्रयास है, उसको क्यों अभी झटका दिया जाए। तो नाना पटोले भी कोशिश करें, अपने समुदाय को अपने साथ लें, उद्धव ठाकरे भी लें, शरद पवार भी लें, और जब वहां उनको 80% सीटें मिल जाएं, उसके बाद उद्धव ठाकरे। लेकिन इसको डिस्क्लोज करने से नुकसान हो सकता है, इसलिए ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है जिसमें दांव में बीजेपी, क्योंकि बीजेपी के पास कोई कैंडिडेट है ही नहीं आज की तारीख में। जो अधिकार बनता है वो एकनाथ शिंदे का बनता है, लेकिन एकनाथ शिंदे को वो डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो भैया, जब तुम डिक्लेयर नहीं कर सकते तो ये महा विकास अघाड़ी के लिए प्रश्न क्यों खड़े कर रहे हो? फडणवीस साहब का क्या भविष्य देख रहे हैं सर? वो रहेंगे महाराष्ट्र की राजनीति में? क्योंकि उनकी उपयोगिता तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। ऐसे एकनाथ शिंदे के साथ उनकी बन नहीं रही है, अजीत पवार उनको चाहते नहीं है। अब तो खबर यहाँ तक आने लगी है कि स्थानीय संगठन भी उनको नहीं चाह रहा है। ऐसे में संघ केवल कितना बचा पाएगा उनको महाराष्ट्र के लिए? नहीं, संघ कहाँ उन्हें बचा रहा है? संघ तो नितिन गडकरी के साथ है। देखिए, फडणवीस साहब को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। उनको चुनाव के लिए सारे उत्तरदायित्व उनको दे दिए, कैंपेन कमेटी, ये कमेटी, फलाना कमेटी, इसलिए कि फडणवीस साहब को उन्हें खत्म करना है, उनका राजनीतिक वजूद खत्म करना है। तो महाराष्ट्र में हार होनी है। अब महाराष्ट्र में हार के लिए जिम्मेदार किसको बनाया जाए? तो फडणवीस साहब उसके लिए तैयार हैं। फडणवीस साहब को उन्होंने आगे कर दिया है। और फडणवीस साहब एक बार कह चुके हैं कि अगर वहां पे जो मराठा आंदोलन चल रहा है जरांगे पाटिल का, अगर उससे समझौता किया तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। और वहां पे आप जानते ही हैं कि मराठा कितना बड़ा एक कॉन्स्टिट्यूएंट है महाराष्ट्र पॉपुलेशन के अंदर, या तो बैकवर्ड्स हैं या वहां पे मराठा समुदाय है। तो मराठा समुदाय से अगर इस प्रकार का ओपन चैलेंज फडणवीस दे रहे हैं, उनको भी ये समझ में आ रहा है कि उनकी राजनीतिक पारी जो है खत्म होने वाली है। जी जी जी। फडणवीस को लेकर के हालांकि कई सारी चर्चाएं हैं लगातार, तो खबर यहां तक आने लग गई, यहां तक चर्चा हो रही है कि दिल्ली में उनके लिए घर की तैयारी कर दी है सरकार ने कि कौन सा घर आपको अलॉट हो रहा है। यहां तक की बातचीत होना शुरू हो गई है। अब विधानसभा चुनाव अनाउंस होने के पहले इस तरीके की बात होना शुरू हो जाना, ये अपने आप में महाराष्ट्र के सियासत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि फडणवीस साहब को अगर भाजपा महाराष्ट्र से बाहर ले आती है तो आज जिस परिस्थिति की बात हरियाणा में अभी अखिल सर कर रहे थे, ऑलमोस्ट वही परिस्थिति महाराष्ट्र में हो जाएगी। जैसे हरियाणा में आपके पास चेहरा नहीं बचा है भाजपा के पास, वैसे ही महाराष्ट्र में भाजपा के पास चेहरा नहीं बचेगा, ये परिस्थिति हो जाएगी। अब वहां भाजपा किसके नेतृत्व में लड़ेगी? क्या शिंदे साहब को ही भाजपा अपना नेतृत्व मान लेगी, अजीत पवार साहब को अपना नेतृत्व मान लेगी, या फिर किसी नए को लाएगी? और जो नए को लाएगी वो कितना स्वीकार्य होगा महाराष्ट्र की राजनीति में, क्योंकि चुनाव सामने खड़ा है। ऐसे में भाजपा के लिए निश्चित तौर पे परिस्थितियां बहुत अनुकूल नहीं होती दिख रही हैं। अखिल सर, एक चीज बताएं, इस समय मोदी जी को लेकर के अगर हम बात करें तो भाई उनकी ही एजेंसियों का सर्वे अब ये कहने लग गया है कि उनकी प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता बिल्कुल स्थिर है और वो अभी भी उतने ही लोकप्रिय हैं जितने लोकप्रिय तब थे, पहले थे। लेकिन राहुल गांधी की लोकप्रियता निरंतर बढ़ती जा रही है। जो परसेंटेज में आंकड़े दिए जाते थे वो मार्जिन बड़ा कम हो गया है। अब वो किन्हीं स्टेट्स में तो 2-3% पे जाकर के टिक गया है कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच का अंतर, लोकप्रियता की बात जो उनकी एजेंसियां दिखा रही हैं। ये
इसके अलावा जितने भी मूव्स हैं वो सारे लगातार उल्टे पड़ रहे हैं। मोदी जी एक के बाद एक तमाम मुद्दों पे यू टर्न लेते हुए देखे जा रहे हैं। एक दशक के बाद मोदी जी के ग्रह गड़बड़ हो गए हैं, या इसको कहा जाए कि भाई भाजपा के प्रति लोगों की उदासीनता बढ़ रही है, लोग अब भाजपा की तरफ से मुंह मोड़ रहे हैं। इसके जिम्मेदार भाजपा को माना जाए, मोदी जी को माना जाए, या फिर मोदी जी के ग्रहों को माना जाए? क्या माना जाए? राम प्रकाश जी, जरा ये भी बता दीजिए, जो सी वोटर सर्वे ये जो कर रहे हैं, इनके जो संचालक हैं, ये क्या नानाजी देशमुख के दौहित्र हैं? और नानाजी देशमुख भारतीय जनता पार्टी के और भारतीय जनसंघ के पिलर थे। बाद में उन्होंने समाज सेवा अडॉप्ट कर ली थी, लेकिन वो बेसिकली जो आइडियोलॉजी है आरएसएस की, उसके मुख्य आधार सूत्र थे और उनके ये दौहित्र हैं। क्या जब ये पार्लियामेंट का इलेक्शन होने वाला था तो इन्हीं देशमुख साहब ने क्या ये नहीं कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को 400 सीटों के आसपास मिलेगी? तो वास्तविकता यह है आज की तारीख में, अगर देश की जनता से राम प्रकाश जी आप खुद सर्वे करा लें तो आपको पता चलेगा कि राहुल गांधी की जो पॉपुलैरिटी है वो मोदी जी से ज्यादा है। अब वो बेचारों की मजबूरी है, क्योंकि उनको भाई मानी बात है कि आज के तारीख में चुनावी बॉन्ड का पैसा है, पीएम केयर फंड का पैसा है, बड़े बड़े पूंजीपतियों का पैसा है। और पैसा देखिए भारतीय समाज में कुछ हम जैसे गिने चुने लोगों को छोड़ के सबको बहुत ज्यादा आकर्षित करता है। तो वो आखिरी बैटल लड़ रहे हैं, और जब हरियाणा के चुनाव का रिजल्ट आएगा और महाराष्ट्र का, झारखंड का 4-6 महीने के अंदर सारे रिजल्ट आ जाएंगे, तो आपको ये पता चलेगा। फिर जो ये चुनाव विश्लेषक होते हैं ना, जैसे एक विश्लेषक साहब जो गुप्ता जी थे, वो एक डिबेट के अंदर रोने लगे। अभी तो दहाड़े मारते हुए रोते हुए दिखाई पड़ेंगे जिस प्रकार के सर्वेक्षण कर रहे हैं। जनता भीषण रूप से नाराज है, और न केवल भारतीय जनता पार्टी के समर्थक रोएंगे, बल्कि ये जो समीक्षक बैठते हैं ये भी रोएंगे, क्योंकि जनता बेरोजगारी से परेशान है, महंगाई से परेशान है, किसानों की समस्याओं के ध्यान न देने से परेशान है। अच्छा, वहां सुन रहे हैं, वहां यूक्रेन गए, इन्होंने जेलेंस्की से कहा कि देखो वो आग लगी हुई है, कुछ इसको रोकने के लिए करते क्यों नहीं? जेलेंस्की ने कहा साहब ये यूक्रेन की आग नहीं है, मणिपुर की आग है, या आपके देश के अंदर है, वहां जाके देखिए, या यूक्रेन में आके भाषण मत दीजिए। तो मणिपुर के अंदर महाराज जाएंगे नहीं, और यूक्रेन और रूस के बीच में वो ट्रेन से ट्रेवल करेंगे, कभी रूस को नाराज करेंगे, कभी अमेरिका को नाराज करेंगे। अच्छा, जिसके साथ जाएंगे उसको कह देंगे कि हम तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं। अरे भैया, कैसे खड़े हो सकते हो यार? या तो रावण के साथ खड़े हो, या राम के साथ खड़े हो, या तो तुम दैत्यों के साथ खड़े हो, देवताओं के साथ खड़े हो। अब ये थोड़ी है कि तुम दैत्यों के साथ भी खड़े हो और रावण और राम दोनों के साथ खड़े हो, कौरवों के साथ भी खड़े हो और पांडवों के साथ भी खड़े हो। ये कैसे संभव है? मतलब ये ऐसी नीतियां हैं कि इससे जो पुराने संबंध बने बनाए थे वो भी खराब हो जाएंगे। हो ही गए हैं भाई। बांग्लादेश के अंदर आपको पता होगा, दूतावास के चारों तरफ जो वातावरण बना दिया है बांग्लादेश, क्योंकि आपने वहां पे शेख हसीना को अपनी शरण दे दी है, पूरा विश्व उसको शरण देने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, वहां के बड़े बड़े लोग ये कह रहे हैं, बुद्धिजीवियों से बात कीजिए, वहां लड़ाई हिंदू मुसलमान की नहीं है, वो शेख हसीना की और मोहम्मद यूनुस के जो समर्थक हैं उनके बीच की है। जो शेख हसीना के हिंदू समर्थक हैं वो मारे जा रहे हैं, और पहले जो उनके मोहम्मद यूनुस के समर्थक थे वो मारे जा रहे थे। अब आपने उसको हिंदू मुस्लिम नैरेटिव दे के वहां पे हिंदुओं के लिए भी परेशानी क्रिएट कर दी है, और एक दुश्मन पैदा कर लिया है। पहले से ही आपके पास पाकिस्तान और चीन था, अब एक बांग्लादेश दुश्मन और पैदा कर लिया है। अरे शेख हसीना को प्रणाम कीजिए, या तो इंदिरा गांधी की तरह जैसे उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान का समर्थन किया था, बांग्लादेश के अंदर टूट पड़िए और शेख हसीना को वहां बिठा दीजिए, वरना उनको कहीं रवाना कर दीजिए, पेरिस या लंदन वंडन, या अपने साथी ले जाते यूक्रेन और पोलैंड, वहीं कहीं छोड़ आते। हिंदुस्तान में क्यों रखा हुआ है? अपनी आफत मोल ले रखी है। जी सर, बीते कुछ दिन में जिस तरीके से यू टर्न्स का भी जिक्र किया मैंने, उसमें 2-3 चीजें मैं गिनाना चाहता हूं, फिर एक सवाल लेना चाहता हूं। एक बिल आ रहा था जो मीडिया को प्रभावित करने वाला बिल माना जा रहा था, और कहा यह जा रहा था कि जो स्वतंत्र, अभी भी स्वतंत्र आवाजें हैं उनको दबाने के लिए इस बिल को लाया जा रहा है, ब्रॉडकास्ट बिल। उसका ड्राफ्ट तैयार हो रहा था, उसको वापस कर लिया गया। इसके अलावा जो है, जिस तरीके से लिटरल एंट्री का मामला आया सामने, उस पर भी यू टर्न लेना पड़ गया सरकार को, मंत्री को सामने आना पड़ गया, भर्ती रद्द कराई गई, नोटिफिकेशन रद्द कराया गया। इसके बीच में सर, सूचना और प्रसारण मंत्रालय में एक सलाहकार की नियुक्ति होती है, नाम है उनका दिलीप मंडल। पत्रकार रहे पुराने समय पे, बहुत मुखर भी रहे, कभी मोदी के आलोचक रहे, बाद में फिर मोदी भक्त हो गए, और दलितों को लेकर के भी बहुत सारी बातचीत वो करते रहते हैं। तो अब ये कहा जा रहा है कि मोदी का एक सरकार के लिए बड़ा मास्टर स्ट्रोक है ये, कि भाई एक दलित चेहरे को वो एक ऐसे समय में लाए हैं जब
विपक्ष जो है वो आरक्षण की बात कर चिल्ला रहा है। क्या दिलीप मंडल को लाया जाना दलित समुदाय के प्रति मोदी की जो सकारात्मक रवैया है उसको दिखाता है, या मीडिया की आवाज को दबाने के लिए जिस ब्रॉडकास्ट बिल को लाया जा रहा था उस पर जो बैकफुट पर आना पड़ा, उसकी नाराजगी और उसके गुस्से के चलते दिलीप मंडल को यहां बैठाया गया है ताकि चुन चुन करके उस मीडिया को जिसको स्वतंत्र कहा जा रहा है उसको टारगेट किया जा सके। देखिए रामप्रकाश जी, इसके लिए उसकी पुष्टि की जरूरत है। जैसे मान लीजिए मैं अपना एग्जाम्पल लूं, आपका एग्जाम्पल लूं। आज के तारीख में हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का नारा लगाते हैं, महात्मा गांधी का लगाते हैं, लोहिया का लगाते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू का लगाते हैं। मान लीजिए कल से मैं आके कहने लगूं कि गोडसे जिंदाबाद, कल से मैं कहने लगूं कि मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अरे भैया, इसके लिए कोई प्रमाण की जरूरत नहीं। इसका माने अखिल स्वामी बिक गया है। अगर मैं अपना ईमान बेच दूं और मेरे पास प्रलोभन ऐसा नहीं है, मेरे पास ऑफर्स आए हैं, आपके पास भी ऑफर्स आए होंगे कि स्वामी जी क्यों पंगा लेते हो यार, पैसा लो और चुप रहो यार, तुम काहे जाके गोदी में बैठो, मोदी जी की बड़ाई करो, पैसा भी लो, जो चाहो ले लो। भाई हम लोग एक सिद्धांत के साथ जुटे हुए हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पहले तो अपनी इमेज बनाते हैं, प्रो दलित इमेज बनाते हैं, बाबा साहब की बात करते हैं और उसके बाद उसकी कीमत वसूलते हैं और दूसरी तरफ चले जाते हैं। तो इसमें प्रमाण की जरूरत कहां है भाई? सीधी सी बात है कि दिलीप मंडल साहब एक ऐसे व्यक्ति थे जो दलित आंदोलन, दलित चिंतक थे, लेकिन बाद में उनसे यह लगा कि किस प्रकार से वो एक बड़ी कंपनी के बहुत बड़े पद पे चले गए, लाखों करोड़ों की तनख्वाह उन्होंने ले ली और उसके बाद सलाहकार बन गए, लाखों करोड़ों ले लिया। तो भैया ये वो वाली बात है। अगर अखिल स्वामी किसी भी दिन गोडसे जिंदाबाद कह देगा, वैसे मरते दम तक नहीं कहूंगा, मुझे 100 करोड़ दे देगा तो भी नहीं कहूंगा, लेकिन अगर मैं कहूं किसी दिन गोडसे जिंदाबाद तो मान लीजिए कि अखिल स्वामी बिक गया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अखिल सर इन महत्वपूर्ण सवालों के पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच।